हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे ऑफ नीट टॉपर्स, बट टुडे ऑन बायोश्री प्लेटफॉर्म यू आर गोइंग टू लिसन एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट नीट प्रिपरेशन फ्रॉम अ करंट मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने अपना नीट क्वालिफाई किया 2023 में. So let's welcome Sribas Majumdar, who had a score of 650 on 720 in NEET 2023. Welcome, Sribas. हेलो मैम। हेलो एवरीवन। आप कैसे हो? हाँ, ठीक है। आप अच्छे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया. आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे सब एस्पायरेंट्स को? आ, हाँ हाँ, जरूर। मेरा नाम श्रीवास मजूमदार है। मैं करेंटली आईपीजी एमईआर एंड एसएसकेएम हॉस्पिटल कोलकाता का फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मेरा नीट क्वालिफाई हुआ था 2023 में। मेरा स्कोर था 650 और मेरा रैंक था 7137 ऑल इंडिया रैंक। करेक्ट, करेक्ट. तो अभी आप करेंटली कहाँ पर हैं? करेंटली मैं कोलकाता में हूँ, हॉस्पिटल हॉस्टल में, कॉलेज हॉस्टल। ओके, ओके, ग्रेट. तो अभी आपको हम करंट फीलिंग की बात करते हैं, अभी बाकी सारी चीजें छोड़ के. तो जब आपने नीट के लिए एक तरफ आप प्रिपेयर कर रहे थे एंड नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू एमबीबीएस कॉलेज, तो ये ट्रांजिशन फेज जो है ये आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आपको? हाँ, बहुत अच्छा फील तो हो रहा है, बहुत अच्छा। मतलब उसका फीलिंग अभी तक है, मेरे अंदर तो है, बाकी का नहीं जानता, पर मेरे अंदर तो अभी भी है। मैं जब सोचता हूँ कि कैसा था और अब अभी कैसा है, तो बहुत अच्छा लगता है। कि वो चीज आप फाइनली अचीव कर चुके हो जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की हाँ थी. राइट. तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बता सकते हो? हाँ, मेरा स्कूलिंग, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा स्कूलिंग गांव का स्कूल में ही हुआ था, 1 to 12 पूरा। उसके बाद ड्रॉप ईयर में मैं नीट के लिए प्रिपेयर किया था। ओके, ओके. तो आपने नीट की प्रिपरेशन करने का कैसे सोचा? आपने पीसीएम लिया, आपने पीसीबी लिया था या पीसीएमबी ऑप्ट किया था? मेरे उधर ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं होता था, पीसीबी होता है, पीसीएम, ऐसा मुझे पहले पता ही नहीं था। अच्छा. और घर में भी बोला पीसीएम भी ले लो, क्योंकि इसमें ऑप्शन होता है कि आप जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो आप जा सकते हैं। इसलिए पीसीएम भी लिया था मैंने। अच्छा, अच्छा, करेक्ट. क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे जो टेंथ से जस्ट निकलते हैं उनके पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है. जिनको इंजीनियरिंग लेनी है वो तो सॉर्टेड है, लेकिन जिसको मेडिकल लेनी है वो एक बार को ये सोचता है कि हम अपने ऑप्शंस खुले रखें, तो हम पीसीएमबी ले लेते हैं. तो आप क्या सजेस्ट हम्म करोगे कि स्टूडेंट्स को क्या लेना चाहिए, एक चीज की तरफ जाएं या वो पीसीएमबी लेकर चलें? ये बोलूंगा कि आप अगर पहले से ही फोकस्ड है कि मुझे करंट ईयर में करना है, आपके तरह आपका उतना डेडिकेशन है, तो आप किसी एक को ही चूज कीजिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो पीसीबी ऑप्ट कीजिए, क्योंकि मैथ का सिलेबस मैंने देखा है कि बहुत ही ज्यादा ही होता है। फिजिक्स का सिलेबस छोटा लगेगा मैथ के आगे, इतना ज्यादा होता है। करेक्ट. और मेरा स्टेट बोर्ड में भी इससे भी में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। हाँ, तो इससे अच्छा अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो नीट के लिए तो आपको उसी तरफ पूरा फोकस रहना चाहिए. क्योंकि दोनों की तरफ जाके इतना सारा वास्ट सिलेबस हो जाता है, फिर आपको हाँ बोर्ड्स भी कैरी आउट करने हैं, आपको नीट के लिए भी देना है, तो बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं. अच्छा, श्रीवास, अब हर एक हाँ। नीट एस्पिरेंट के लिए उसकी जर्नी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना? तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी शुरू कैसे हुई, मतलब आपको ट्रिगर कब हुआ कि हाँ अब तो मुझे यही करना है? तो आप जैसे ही 11th में स्टेप इन किए तो उसके बाद आपके दिमाग में क्या थॉट्स चले? देखिए, मुझे तो पहले से डॉक्टर ही बनना था। मुझे ये मतलब डॉक्टर बनना था। ये कंपटीशन, मुझे और हम्म, क्या करना है ये सब नहीं पता था, क्या लेना है। हम्म, और पहले मैं सुना था कि डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले नीट यूजी देना होता है, बस यही जानता था। और उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना होता है। मुझे ये पता चला कि एनसीईआरटी ऐसा कुछ नीट के लिए स्पेशल बुक नहीं है, वो सीबीएसई में सिलेबस में पढ़ाया जाता है। वो मुझे पता चला एचएस देने के बाद, मतलब हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन देने के बाद, क्लास 2 के हम्म. बाद। उससे पहले वो भी नहीं पता था मुझे। अच्छा. तो उसके बाद ड्रॉप ईयर में ही मैं प्रिपेयर किया था। हम्म. तो आपने ड्रॉप ईयर और फिर उसमें आपने प्रिपरेशन अपनी बोलिए। एक्चुअल स्टार्ट की थी? हाँ करेक्ट, करेक्ट. तो इस जर्नी में आपके लिए ये दिक्कत तो काफी रही कि आपके लिए ड्रॉप ईयर पे आपको बहुत फोकस रखना पड़ा होगा
कि अब ये तो आपको हाँ, फाइनल अटेम्प्ट देना ही है। यहीं पर काफी बच्चे स्विच कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम बीएससी कंटिन्यू कर लेते हैं और साथ साथ में प्रिपरेशन कर लेंगे। तो क्या ऐसा करना चाहिए स्टूडेंट्स को? कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। कॉम्पिटिटिव, किसी भी कॉम्पिटिटिव के साथ आप और कोई कोर्स नहीं कर सकते, रेगुलर कोर्स। हम्म। फोकस तो आपको होना ही पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। तो अब इस जर्नी में आपने कौन कौन सी बुक्स, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप बता सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कौन कौन सी हाँ, बुक्स और मटेरियल पे आपने फोकस किया था? बायो के लिए तो एनसीईआरटी, और कुछ नहीं चाहिए। आप हम्म। एनसीईआरटी ले लीजिए, और बुक्स एमटीजी फिंगर टिप्स में क्वेश्चन अच्छा आता है उसमें। एनसीईआरटी का कुछ लाइन उठाकर क्वेश्चन देते हैं, वो अच्छा होता है, और प्रीवियस ईयर करना चाहिए। हम्म। और फिर केमिस्ट्री के लिए बोलूंगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के लिए आप किसी भी कोचिंग का, जो अच्छा कोचिंग है उसका मॉड्यूल कर सकते हो। और मॉड्यूल में भी कुछ होता है कि लास्ट के, उसका सेक्शन होता है मॉड्यूल में, ABCD या फिर ऐसा कुछ सेक्शन होता है। तो लास्ट का जो सेक्शन होता है ना, वो ज्यादा टफ दे देता है, वो ऐसा एग्जाम एग्जाम में नहीं आता है नीट में। तो हम्म। वो आप पहले छोड़ दीजिए, पहले आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए उसमें, और जो अच्छा वाला क्वेश्चन है वो कर लीजिए, जो नीट के लेवल का है। यही बोलूंगा, क्वेश्चन ऐसे बुक्स तो यही फॉलो किया था मैं भी, और ज्यादा कुछ नहीं किया था मैं बुक। केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अलग करके क्या क्या एनसीईआरटी, सोचा? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी। दोनों के लिए एनसीईआरटी? ओके ग्रेट। अब हाँ, जैसे जो मेरा अप्रोच था कि, मैं अप्रोच बता देता हूँ आपका पूरा मेरा। पहले बायो में जो था कि वो साइड में जो व्हाइट थोड़ा स्पेस रहता है हर हम्म। पेज में। तो जो पहले मैं पूरा पढ़ लिया था, उसमें हाईलाइट कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो, जो भी कर लो, और उसका जो क्रक्स है वो साइड साइड में लिखते जाओ। हम्म। तो साइड में लिखते, उसमें एक एक पेज का डाटा एक पेज में ही होना चाहिए। और वो अगर नहीं हुआ तो आप स्टिकी नोट उस पेज में लगा लीजिए। फिर जब आप रिवीजन करेंगे तो वो देखने से आपका जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा दिक्कत नहीं लगेगा कि आपको मुझे पूरा बुक पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ना हम्म। नहीं होता है वैसा है। और केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी मैं सेम किया था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अगर आप ऑर्गेनिक देखेंगे एनसीईआरटी में, तो कुछ स्टेप जंप क्या होता है रिएक्शन में, कहाँ कहीं पर अच्छा नहीं लिखा होता है, तो वो मैं क्या करता था, साइड में लिख लेता था वही रिएक्शन, और एक बार लिख के अच्छे से उसका मैकेनिज्म या फिर जो भी है वो अच्छे से लिख लेता था साइड में, तो उसे याद रहता था। और जो कुछ रिएक्शन होता है कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वो साइड में लिख लेता था, कि तो इसमें एक, कौन सा हाँ, कुछ अगर एक्सेप्शन हो तो वो लिख लेता था साइड में। हम्म। और इनऑर्गेनिक में भी सेम। और फिजिकल और फिजिक्स, इन दोनों के अप्रोच मेरा सेम था। उसमें आप, एनसीईआरटी तो मैं नहीं किया था फिजिकल और फिजिक्स में, तो आप टीचर को फॉलो कीजिए, उसके बाद जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे आप नोट्स बनाने पे ज्यादा बता रहे हो कि पहले एक बार आप नोट्स प्रिपेयर कर लो हम्म, और उसके बाद आप उसको रिवाइज करो। तो आप स्टिकी नोट्स की फॉर्म में, एनसीईआरटी में काफी स्पेस है, बायो की एनसीईआरटी में काफी स्पेस है हाँ, हमारे पास, तो हम वहीं पर एक जगह पर नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ कुछ जो बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं, वो ज्यादातर बच्चे इस माइंड से करते हैं कि मैथ्स को वो अवॉइड करना चाहते हैं। कुछ परसेंट ऐसे बच्चे हैं हमारे पास काफी। तो उन बट हम्म, जब वो फिजिक्स सामने आती है तो वो भी काफी शॉकिंग लगती है। 11th की फिजिक्स तो एकदम से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब बच्चा 10th से निकल के आता है। तो फिजिक्स को लेके आप क्या हम्म। सजेस्ट करोगे कि कैसे एक स्ट्रैटेजी रखी जाए फिजिक्स के लिए? अगर PCB वाला हो तो उससे उससे पहले बेसिक कोर्स कर लेना चाहिए, जैसे कि उसमें होता है वेक्टर होता है, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ होता है, और उसमें क्या आता है, और वो डेरिवेशन इंटीग्रेशन। और डेरिवेशन इंटीग्रेशन में उतना भी ज्यादा नहीं आता है जितना मैथ में हमें पढ़ना होता है। मैथ में तो पूरा एक सेक्शन होता है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन में आधा सिलेबस निकल जाता है, उतना नहीं पढ़ना होता है। तो वो अगर 4-5 कर लेगा ना वो बेसिक में, तो फिजिक्स में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा उसको। मतलब एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स में स्टूडेंट? नहीं, फिजिक्स में एनसीईआरटी फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, टीचर्स को फॉलो कीजिए, उसका नोट्स कीजिए। करेक्ट करेक्ट, और वो ओके। मैथ्स, फिजिक्स में जो मैथ लगता है उसके लिए आप बेसिक कुछ होता है, वो बेसिक पहले कर लीजिए, उसके बाद फिजिक्स को हाथ लगाइए, नहीं फिर मुश्किल होगा बहुत। क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स जितनी हो पाए। है। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जितना फोकस हो पाए उतना बेटर रहेगा। करेक्ट। अच्छा, हाँ, अब आप क्या कहते हैं, अब आपकी जर्नी में वैसे तो हर किसी के स्टडी के हिसाब से उनके आवर्स वेरी करते हैं। तो आपने पर्टिकुलर अपने लिए जब आपने ड्रॉप किया था तो आप एक दिन में कितने आवर्स दे देते थे स्टडी को?
कभी उलझन नहीं। तो पहले क्या करता था कि एक टारगेट लेता था कि आज ये चैप्टर पढ़ूंगा, ये टॉपिक पढ़ूंगा। तो ऐसे कर लेता था, उसके बाद जितना भी घंटा हो मैं वो टॉपिक खत्म कर लेता था। फिर मेरा दिन खत्म होता। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आप बहुत ओवर एक्साइटेड होके बहुत ज्यादा ले लेते हैं टारगेट, तो वो कवर नहीं कर पाओगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे। तो हम्म। वैसा टारगेट भी नहीं लेना है। जो हम्म। आप कर सकते हैं आप पहले देखिए कि कितना कर सकते हैं, हम्म। उसी हिसाब से टारगेट लीजिए। और हम्म। घंटा अगर बोलूँ तो मेरा ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटा ही होता था, ज्यादा नहीं थी। उसमें ही मेरा हो जाता था। लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखनी वो पर्सन चाहिए। टू पर्सन वेरी होगा घंटे। हाँ। हाँ, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। जितना आप एक दिन में पढ़ रहे हो उतना आप लगातार उसको रखोगे तभी चीजें हो पाएंगी, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट साथ लेकर चलने पड़ेंगे। और हाँ। बॉटनी जुओलॉजी हाँ, और दोनों। ये बोलूंगा कि ये बोलूंगा कि आप हर रोज पूरा सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो एक दिन ऐसा कीजिए कि आप बायो रखिए, बायो के साथ फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री रख लीजिए और फिजिक्स रखिए। और उसके दूसरे दिन अगर बायो रखे और इधर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, मतलब तीनों अलग अलग करके कॉम्बिनेशन बनाइए। कि ऐसा नहीं कि पूरा सभी सब्जेक्ट एक दिन में हम्म। पढ़ना है, ऐसा मत कीजिए। उसमें दिक्कत होता है। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें अब आपने अपने ड्रॉप ईयर में क्या कोई कोचिंग या ट्यूशन सेंटर को रेफर किया था, आपने ज्वाइन किया था? तो उसका आप हाँ, मेरा इम्पोर्टेंस बता। ऑनलाइन कोचिंग था और यूट्यूब था। अच्छा अच्छा, तो आप उसका इम्पोर्टेंस बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि सेल्फ स्टडी पे जाएं या फिर कोचिंग? इज इट वेरी नेसेसरी टू जॉइन कोचिंग सेंटर्स फॉर दैट? ज्वाइन नेसेसरी तो नहीं है, पर हम्म। मुझे मुझे जो रियलाइज हुआ कि ये कोचिंग का इम्पोर्टेंस आपके डेडिकेशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम्म। आपका डेडिकेशन बहुत हाई है तो कोचिंग हम्म। का जरूरत उतना अच्छा नहीं है। उतना जरूरत ही नहीं है आपको। अगर आपका डेडिकेशन थोड़ा कम है तो कोचिंग का इम्पोर्टेंस है आपका। तो मेरा तो डेडिकेशन थोड़ा कम था, तो इसीलिए मैं बोलूंगा मेरा कोचिंग का इम्पोर्टेंस मेरा था। हाँ। क्योंकि टीचर जब बोलते थे ये करो फिर मैं करता था। हाँ। ऐसा स्पॉन्टेनियसली मेरा कुछ निकल के नहीं आया कभी तक। ओके, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अब हर बच्चे को अपना हाँ, पता होता है कि वो खुद से बट अगर। ज्यादातर सेल्फ सेल्फ स्टडी मेन होता है। हम्म। कोचिंग का कितना ही होगा, 25-30% ही होगा, ज्यादा सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस है। करेक्ट करेक्ट। और हर स्टूडेंट को अपना पता है कि वो फोकस खुद से अकेले कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो यू शुड गो। अदरवाइज आजकल तो ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, हाँ। तो उनसे भी रेफर किया जा सकता है। करेक्ट। तो कोचिंग पे हम इस वक्त इतना नहीं जाते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में बायोलॉजी में अगर हम बात करें, तो बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स हैं जो रटने वाले हैं, जिनका डेटा याद करना होता है, जैसे इकोलॉजी, माइक्रोब्स एंड ऑल। ये वाला चैप्टर, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे प्रिपेयर करो या किस टाइम पे प्रिपेयर करो? ये वाला चैप्टर आप लास्ट में प्रिपेयर कीजिए। जितना भी रटने वाला ज्यादातर रिवीजन करना पड़ेगा या फिर याद नहीं रहेगा आपको। ये हम्म। बायोलॉजी में होगा कुछ चैप्टर्स में और इनऑर्गेनिक में होगा। तो हम्म। वो आप एकदम लास्ट में जितना हो सके। बायो का तो उतना लास्ट में ही बोलूंगा, क्योंकि आपको बायो में पहले से कर लेना चाहिए। हम्म। और बाकी सब्जेक्ट में आप लास्ट में कीजिए, और बायो में जो कर लिया उसके बाद जितना हो सके आप रिवीजन करते रहिए। और वो नोट्स साइड में एक दीवार पे नोट्स लगा सकते हैं, जिसका आप जिस चैप्टर आपको एकदम ही याद नहीं रहता वो चैप्टर। इसी के लिए आप अप्रोच बता सकते हो अपने, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, नोट्स है, तो किस ऑर्डर में शुरू से लेके 11th से स्टार्ट करना चाहिए बच्चे को, और किस ऑर्डर में वो स्ट्रैटेजी अपनी बनाए? तो इस पे आप अपना इनपुट दे सकते हो। पहले आप जो बेसिक चैप्टर है वो पढ़ लीजिए। हम्म। मतलब जो इजी वाला चैप्टर है वो पढ़िए। फिर जो डाटा याद करने वाला चैप्टर है वो लास्ट में पढ़ लीजिए। मतलब एकदम बायो के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम लास्ट में पढ़िए एग्जाम के 1 महीने पहले। ये नहीं होता बायो के लिए। वो इनऑर्गेनिक के लिए कर सकते हैं, पर बायो के लिए नहीं। बायो के लिए आप एटलीस्ट 3 महीने पहले तो कर लीजिए। करेक्ट। और वही ठीक रहेगा। और मॉक। उसके बाद आप नोट्स बायो में नोट्स उतना नहीं बनाया था मैं। आप दीवार पे लगा लीजिए और फिर वो बुक में जितना हो सके नोट बना लीजिए, उसमें ही रिवीजन हो जाएगा। करेक्ट। और और पहले मॉक। आप कीजिए फिर मॉक टेस्ट दीजिए। बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मॉक टेस्ट से ही हो जाएगा। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बच्चे को देने चाहिए। बट कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमारा सिलेबस नहीं कवर हुआ तो हम मॉक टेस्ट के लिए नहीं जाते। तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि मॉक टेस्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है?
मॉक टेस्ट तो देना चाहिए, सिलेबस कवर हो या ना हो, क्योंकि आप अपना पोजीशन नहीं जान सकते अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया आप। आप दे दीजिए, अब जितना सिलेबस कवर हुआ आप मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद फिर देखना, एनालाइज करना खुद की ये मैं जो चैप्टर किया था उससे क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है कि नहीं। अगर गलत हो रहा है फिर आप मेहनत कीजिए, और जो उसके साथ साथ ही आपका सिलेबस बढ़ाते रहिए आप आगे, कि जितना हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो श्रीवास, अब कोई एडवाइस जो भी आप अपने नीट एस्पायरेंट्स को करंटली देना चाहो कि जितनी वो मेहनत अभी कर सकते हैं करें। अब जैसे आप मेडिकल कॉलेज में एंटर कर चुके हो तो वहाँ की लाइफ आप एंजॉय कर रहे हो या कैसे, तो आप कोई एडवाइस अगर स्टूडेंट्स को देना चाहते हो तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एडवाइस तो एक ही बोलूंगा, कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी रखिए, जितना हो सके कंसिस्टेंट मेहनत कीजिए। ज्यादा मतलब उतना पुश मत कीजिए खुद को, जितना हो सकता है कर लिए, पर कंसिस्टेंसी मैटर करता करेक्ट। तो जो आप है। और एंजॉय, वो जर्नी भी एंजॉय करना बनता है, वो भी एंजॉय होता है थोड़ा थोड़ा, उतना नहीं कि ज्यादा प्रेशर ले। एंजॉय किया था उसमें भी मैं। करेक्ट। और मेहनत भी दोनों साइड है, जैसे आपने नीट के लिए भी प्रिपेयर मेहनत की और अभी आप कॉलेज में हो तो वहां पर भी आप मेहनत कर रहे हो। बट माइट बी यू आर नाउ, मे बी यू आर नाउ एंजॉयिंग योर कॉलेज लाइफ, तो वो आप कैसे कैसा चल रहा है आपका कॉलेज लाइफ? इज इट वर्थ इट आपने जितनी मेहनत की थी? कॉलेज लाइफ तो बहुत ही अच्छा चलता है, कि आप आएंगे तो देखेंगे कॉलेज में इतना फेस्ट होता है। पहले तो अभी मेरा आ रहा है एजुकेशनल फेस्ट आ रहा है एक, तो वो एक महीना मतलब 25 दिन तक चलेगा। कुछ इवेंट्स होता ही रहेगा, ऐसे तो फेस्ट 4 दिन का होता है, पर प्री इवेंट्स बहुत कुछ होता है। उसके बाद आएगा कल्चरल फेस्ट, उसमें एक महीना चलेगा फेस्ट। हम्म। और फिर फ्रेशर्स हुआ कुछ दिन पहले, फ्रेशर्स के इवेंट हम्म। एक महीना चला। फिर आप सोच लीजिए, अभी तो मेरा 10 महीने हुआ, इसमें से 3 महीने प्रोग्राम में ही निकल गया। और फिर आया था फाउंडेशन डे, टीचर्स डे, ऐसे तो आते रहते हैं, डॉक्टर्स डे। करेक्ट। बहुत ज्यादा एंजॉय होता है। और स्कूल में जो आप मतलब बाउंडेड थे कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, कॉलेज में वो नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्री है। करेक्ट करेक्ट। तो वहां जो आपने बहुत मेहनत डाली अब वो सब वर्थ इट प्रूफ हो रही है। तो हाँ, आपके बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स आपने दिए, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। तो इससे काफी सारे वेलकम। एस्पायरेंट्स को डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, वी विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू श्रीवास। वेलकम मैम। मैं तो पहले नहीं जानता था, फिर देखा आपका चैनल, तो उसमें आप जो खुद लिख के पढ़ाती थी वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो क्वेश्चन जो आप देखा कि मैं पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे उसको, थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे, वो अच्छा लगा मुझे। नोट्स बना के पढ़ाने में मुझे भी अच्छा लगता है, कि वो जो स्लाइड्स आ जाता है तो वो उसमें मतलब वहां पे फील नहीं आता है कुछ। इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाता है ऑनलाइन के हाँ, उसमें। करेक्ट है, थैंक यू सो मच।